चलिए जानते हैं अब हम लोग सरकम सेंटर के बारे में कि सरकम सेंटर क्या होता है। ये कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री जो वन है हमारा हिस्सा अभी, ये उस पर ही सारी बात है। जो कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री वन होगा उसमें हम सारे इस सेंटर्स पर बात कर डालेंगे। इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, सेंट्रॉयड है, और हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, एक्स सेंटर है, ठीक है, अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है, बाह्य केंद्र है, और हमारा केंद्रक है, लंब केंद्र है। तो जितने भी केंद्र हैं उनसे रिलेटेड बातें हम लोग इस पर कर डालेंगे। सरकम सेंटर हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। हिंदी में सरकम सेंटर को हम लोग परिकेंद्र भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेन मकसद है हमारा जानना, वो सरकम का मतलब जानना है। ये मतलब जो परिता होता है ना, सरकम स्क्राइब्ड होता है, ये जो परि है, चलो मैं इसे पूरा कर देता हूं, परिता, इसका मतलब क्या होता है? सरकम स्क्राइब अगर हम लोग इसका मतलब जान लें कि सरकम स्क्राइब का मतलब क्या होता है, तो सरकम सेंटर को पहचानना, पकड़ना, जानना, समझना सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा एकदम। खैर, तो सरकम सेंटर की बात कर रहे थे हम लोग। सरकम सेंटर में हमें जानना है सरकम के बारे में, सरकम स्क्राइब के बारे में, परिता। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है, जिसमें चिप्स भरे रहते हैं, कोई भी 10-20 रुपए वाला कोई भी ले लो, और एक चॉकलेट का पैकेट ले लो। तो चिप्स के पैकेट में चिप्स हैं, और चॉकलेट के पैकेट, जो भी आपने चॉकलेट खरीदी तो उसमें पैकेट तो होगा ही होगा, रैपर तो होगा ही, उसके अंदर चॉकलेट है। जब आप चिप्स का पैकेट, जब तक फाड़ते नहीं हो दोनों को, आप चिप्स के पैकेट को पकड़ो और हिलाओ। जब आप उसे हिलाओगे तो आप वो खन-खन, मतलब खन-खन की नहीं, आपको जिस भी प्रकार की आवाज़ है, कोई ना कोई आवाज़ जरूर आएगी, ठीक है। और चिप्स जो है अपना एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, कभी पैकेट से भिड़ेंगे, कभी एक दूसरे से भिड़ेंगे। बट अगर आप चॉकलेट के पैकेट को अगर आप हिलाओगे, या चॉकलेट का जो रैपर है अंदर जब आप निकालते हो तो एक और रैपर होता है, ठीक है, अगर आप उसको देखो तो वो चॉकलेट पर एकदम कंप्लीटली सटा हुआ उसे कवर कर लेता है, कंप्लीटली कवर कर लेता है सटा हुआ। बट चिप्स का पैकेट कंप्लीटली कवर्ड तो है चिप्स, बट सटे हुए कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है पहचानने का कि सरकम स्क्राइब्ड कोई चीज है, मतलब कोई चीज परिता घिरी है कि नहीं घिरी है, उसका मुद्दा बस इतना पकड़ लो। जिस चीज से घिरी है वो पकड़ के हिला लो। अगर अंदर ये चीज हिलने लग जाए तो सरकम स्क्राइब नहीं है, और अगर ना हिले तो सरकम स्क्राइब है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक पैकेट लिया और उसमें कोई ए वस्तु, कोई बी वस्तु, ये दो आर्टिकल डाल दिए, ठीक है। फिर मैंने एक और पैकेट लिया, उसमें मैंने ए डाला, बी रख दिया, और सी रख दिया, ठीक है। अब जरा देख लेना, दोनों पैकेट को हिलाने पर हमारे पास यहाँ पर ए और बी, इनका तो मूवमेंट किधर भी हो सकता है, ठीक है। जब पैकेट हिलाओगे उसी तरह से बी का भी मूवमेंट किधर भी हो सकता है। ये जो डायरेक्शन बना रहा हूँ ये मैं मूवमेंट की बता रहा हूँ, लेकिन ए बी सी डी में, मतलब ए बी सी में किसी का भी मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ ए और बी सरकम स्क्राइब नहीं है। यहाँ पर ए बी और सी वो लोग परितः घिरे हुए हैं। सरकम स्क्राइब का मतलब ये होता है परितः घिरा होना। डन। तो हम लोगों ने सरकम सेंटर जानने से पहले सरकम जो आगे वर्ड छोटा सा चिपका होता साथ में, उसका मतलब जानना कि सरकम स्क्राइब किसी चीज का परितः घिरा होने का मतलब क्या होता है। डन। अब बात करते हैं इसमें आगे, ठीक है। सरकम सेंटर के बारे में ही जानना चाह रहे हैं
तो जैसे इन सेंटर के बारे में जाना था हम लोगों ने, सरकम सेंटर परिकेंद्र, ये कुछ खास नहीं है, ये सेंटर ही है बेचारा, ठीक है। बस किसका सेंटर है वो जानना है, तो हम लोग बता सकते हैं इट इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। फिर से बात हमें जो जाननी है वो सर्कल के बारे में जाननी है कि ये सर्कल कैसा सर्कल होगा, ये जो भी हमारे पास सर्कल है ये किस प्रकार का सर्कल होगा, इसके बारे में हमारा जानना वो ज़रूरी है। चलो इसके बारे में पता कर ही लेते हैं कि सर्कल क्या होगा। अ सर्कल दैट passes through all the vertices of any polygon। अगर मैं इसे हिंदी में भी लिख दूं तो कुछ इस तरह से कि वह वृत्त जो कि किसी भी बहुभुज किसी भी बहुभुज के सभी शीर्षों से होकर जाता हो, ठीक है। तो सरकम सेंटर परिकेंद्र, सर ये एक केंद्र है, ये सिर्फ एक केंद्र है, ठीक है। इट इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये वृत्त का केंद्र है। कौन सा वृत्त, कैसा वृत्त, कोई कंडीशन है उस वृत्त की, हाँ उस वृत्त की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो एक ऐसा वृत्त हो, एक ऐसा सर्कल हो, ठीक है, जो जिस भी पॉलीगन, जो भी तुम्हें बहुभुज चाहिए हो वो उठा लो, जिस भी पॉलीगन को लेना हो आप वो इस्तेमाल करा डालो, ठीक है, उसका यूज कर लो। तो बस सर्कल ऐसा हो जो पॉलीगन के सभी वर्टिसेस से पास हो, जो पॉलीगन के सभी वर्टिसेस से पास हो, ऐसा वृत्त जो सभी शीर्षों से होकर के जा रहा हो। अच्छा जी, ऐसी बात है, तो चलो फिर मैं पहले फिगर बना ही देता हूँ, फिर दिखा देंगे। चलो क्वाड्रिलेटरल ही बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लिया हम लोगों ने कि एक ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अच्छा, एक बात पहले से पढ़ रखी है आप लोगों ने, सभी लोगों को पता होगी वो बात, मैं बस ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कोई भी एक सर्कल हो अपने पास और उसमें कहीं पर भी कोई एक कॉर्ड हो,
ठीक है। अगर हम लोग सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अगर हम लोग सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक परपेंडिकुलर बना दिया, वो कितना भी आगे ले जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस एक परपेंडिकुलर बना दिया, एंगल 90 बना डाला, ठीक है। हम लोगों ने परपेंडिकुलर बना दिया। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। अच्छा, कॉर्ड जीवा, कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं जीवा। केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाए तो वो दो समान भागों में जीवा को विभाजित कर देती है। अभी हम लोगों ने एक शर्त रखी सरकम के लिए कि सरकम सेंटर हम लोगों ने पहचाना, जाना, समझा, इट इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र है। कौन से वृत्त का, वो वृत्त जो कि किसी भी बहुभुज के सभी शीर्षों से होकर के जाए। अब हम लोगों ने एक बनाया क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक बहुभुज बना लिया, एक पॉलीगन बना लिया ABCD, जिसके 4 शीर्ष हैं A और B और C और D, ठीक है। क्या देखना है यहाँ पर, क्या सर्कल ऐसा बना है जो कि A, B, C और D चारों के चारों शीर्षों से, चारों के चारों वर्टिसेस से पास हो रहा है। हाँ सर, ये सर्कल तो ऐसा ही है जो चारों वर्टिसेस से पास हो रहा है। क्या है ये सर, ये तो हमारा सर्कल है, वृत्त है। कहाँ से जा रहा है सर, सभी शीर्षों से जा रहा है, सभी शीर्षों से जा रहा है। तो क्या इसने क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर लिया है, इस सर्कल ने क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर लिया। इस वृत्त, देखो ये नॉर्मल वृत्त है, ठीक है, लेकिन क्या ये ऐसा वृत्त है जिसने चतुर्भुज को, जो कि एक बहुभुज है, ठीक है, पॉलीगन है, उसको इसने परितः घेर लिया है। परितः घेरने का मतलब, अब आप सर्कल पकड़ के हिलाओ तो क्वाड्रिलेटर हिले विलेगा नहीं, वो फिक्स हो गया अपनी जगह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल। और कैसा सर्कल सर, सर्कम सर्कल, परिवृत्त। तो शायद अब मतलब समझ में आ गया होगा कि परिवृत्त आखिरकार होता क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी कोई भी सर्कल हो आपके पास, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, हेप्टा, ऑक्टा, नॉना, डेका, कोई भी हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, कैसा भी बहुभुज बना हो, अगर वृत्त ऐसा है कि वो सभी शीर्षों से होकर के जा रहा है, सभी शीर्षों से, तो वो फिर परिवृत्त है। सभी वर्टिसेस से पास हुआ है, सर्कम सर्कल है, सभी साइड्स को टच कर रहा है तो इन सर्कल है। अगर सभी भुजाओं को स्पर्श करे तो वो अंतःवृत्त होता है, और सभी शीर्षों से होकर के जाए तो वो परिवृत्त होता है। चलो बढ़िया। सर, इस सर्कल का जो कहीं ना कहीं सेंटर जरूर होगा, इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर जरूर होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा, इस सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं जरूर होगा, बिल्कुल होगा। किसका सेंटर है सर, सर्कल का। कैसे सर्कल का, सर्कम सर्कल का। तो सेंटर का नाम क्या रख दिया जाए सर, सर्कम सेंटर। सर्कल का नाम क्या रख दें हम लोग सर, सर्कम सेंटर रख देते हैं नाम इसका, परिकेंद्र। हिंदी में पढ़े तो परिकेंद्र। डन, चलो बढ़िया बात है। अब एक बात जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो साइड में सर्कल बना हुआ है उससे सीखी हम लोगों ने, ध्यान देना। सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर बनाएं, सेंटर से परपेंडिकुलर, हर एक कॉर्ड पर, हर एक जीवा पर लंब डाला हम लोगों ने, हर एक जीवा पर लंब डाल दे रहे हैं। तो यहां से सभी साइड्स पर, सॉरी सभी कॉर्ड पर, सभी जीवाओं पर, देखो जो साइड्स है ना वो पॉलीगन के लिए है, भुजाएं बहुभुज की हैं, लेकिन उन्हीं भुजाओं को वृत्त के लिए क्या कहा जाएगा, जीवाएं।
उन्हीं साइड्स को सर्कल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड्स बोलेंगे, जीवाएं बोलेंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर डाला था तो ये दोनों सेक्शन इक्वल, परपेंडिकुलर बनाया है तो ये दोनों सेक्शन आपस में इक्वल, लंब डाला है ही है अगर तो ये दोनों पार्ट इक्वल। हर बारी हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला है तो सारी जीवाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब जरा ध्यान देना, क्या मैं इसे लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकता हूं? ये जितने भी लाइंस हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाई, किन्हीं वजह से सामने वाले को उन्होंने बाइसेक्ट भी कर दिया, किसी वजह से उन्होंने सामने वाले को बाइसेक्ट, वो वजह हमारे पास सर्कल वाली प्रॉपर्टी है। जरा देख लेना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सरकम सेंटर मिलता कैसे है, सरकम सेंटर मिलता कैसे है, तो क्या बताओगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। अगर हिंदी में लिख दें तो कुछ इस तरह से, सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। सही है। खैर, सरकम सेंटर क्या होता है सर? सर्कल का सेंटर होता है। कैसा सर्कल? जो कि सभी शीर्षों से होता हुआ जाए। हमारे सामने एक चतुर्भुज था ABCD, एक वृत्त ऐसा जो कि सभी शीर्षों से होकर के जा रहा है, तो हम उस वृत्त को क्या बोल देंगे? परिवृत्त बोल देंगे। सर्कल का नाम क्या हो जाएगा? सर्कम सर्कल हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वाड्रिलेटर को घेर लिया और ऐसे घेरा कि अब क्वाड्रिलेटर हिल-डुल नहीं पाएगा। डन। अच्छा, सर्कल का नाम सर्कल हो गया, तो उसके सेंटर का नाम क्या हो जाएगा सर? उसके सेंटर का नाम हो जाएगा सर्कम सेंटर। डन। अच्छा, सर्कल का नाम सर्कल है, तो रेडियस का नाम क्या होगा सर? तब रेडियस का नाम होगा सर्कम रेडियस, परित्रिज्या। क्लियर? अच्छी बात है। अच्छा, परित्रिज्या पर ही अगर हम लोग बात करें, तो ध्यान देना, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या रहती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है सर? रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब जरा सब कुछ सर्कल वर्कल को भूल जाना इसमें। जैसे मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटर बना दिया, कोई भी क्वाड्रिलेटर क्या, कोई भी पॉलीगन बना देते हैं।
कोई भी पॉलीगन बना देते हैं। फिर मैंने आपसे बोला कि एक पॉइंट है कुछ इस तरह से, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक हमारे पास पॉइंट है ऐसा कि उसकी सभी वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, उसकी सभी शीर्षों से जो दूरियां हैं वो बराबर हैं। अब जरा पीछे देखना, गौर करना, इस सेंटर को मैं कुछ भी नाम लिख देता हूं, ओ, ठीक है, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, चारों के चारों क्या सर, ये आपस में बराबर है। बराबर है, क्यों बराबर है सर? रेडियस होने की वजह से बराबर है, सरकम रेडियस, परित्रिज्या। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि सर ये सेंटर है, ओ जो है ना ये हमारे पास सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, मैंने कहा कि ये पॉइंट क्या है, और बस इतना बता दिया कि उस पॉइंट की हर एक वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, हर एक वर्टिसेस की डिस्टेंस जो है सेम है। और अभी हम लोगों ने बात करी सरकम सेंटर के बारे में जस्ट पीछे, इट्स ये ऐसे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर and all the vertices and all the vertices are same. परिकेंद्र व सभी शीर्षों के बीच दूरी हमेशा कैसी होगी सर? दूरी हमेशा समान होगी। परिकेंद्र, सरकम सेंटर और वर्टिसेस, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा सर? सेम होगा। क्यों होगा सर? वो अगर परिकेंद्र है तो परिकेंद्र किसका केंद्र होता है? सरकम सेंटर किसका सेंटर? सर सरकम सर्कल का। सरकम सर्कल, अच्छा सरकम सर्कल का मतलब वो सभी शीर्षों से होकर के गया होगा। सरकम सर्कल का मतलब सर एक ऐसा सर्कल जो कि इसके सभी वर्टिसेस से पास हो रहा होगा, इसके सभी के सभी वर्टिसेस से पास हो रहा हो, जैसा बन जाए जाकर के, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी बन जाए तो एक ऐसा सर्कल होगा जो सभी शीर्षों से, सभी के सभी वर्टिसेस से पास हो रहा होगा। लाइन ही गायब हो गई। चलो खैर, डन। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है, और सरकम सेंटर की अपनी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब इस पर आगे बात करते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।
द सर्कम सेंटर। अब क्योंकि हम लोग को पढ़ना अपने ट्राइंगल में ही है, चलो ट्राइंगल सर्कल सब बना ही लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाया अपन लोगों ने, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। सरकम सर्कल है, हाँ सर बिल्कुल ये एक सरकम सर्कल ही है, क्योंकि ये सभी के सभी वर्टिसेस से पास हो रहा है। तीनों वर्टिसेस लिख देते हैं, ए बी एंड सी। अब सारे के सारे बना लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना डालते हैं। ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक का, दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन थर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम लोगों ने सभी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना डाले। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों इससे आपस में बराबर। परपेंडिकुलर साथ ही साथ बाइसेक्टर, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, तभी इसे हम लोगों ने लंब समद्विभाजक कहा है। और ये पॉइंट हमारे पास हो गया सरकम सेंटर। अच्छा, जो एक चीज अभी हम लोगों ने सीखी जस्ट थोड़ी देर पहले, वो ये कि सरकम सेंटर का वर्टिसेस तक से डिस्टेंस जो होता है ना, वो सेम होता है। सरकम सेंटर का परिकेंद्र का शीर्षों तक की जो दूरियां होती ना, वो बराबर ही होती हैं सारे के सारे बना। और वो किसके बराबर होती है सर? वो बराबर होती है रेडियस के, जिसे हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं। जैसे हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं, परित्रिज्या बोलते हैं। जैसे मैंने साइड ए के सामने ए बोल दिया, बी के सामने बी कह दिया और सी के सामने सी कह दिया, ठीक है। मतलब बी सी ए है, ए सी बी है और ए बी सी है। अब देखना जरा, बी सी को मैं a/2 और a/2 में लिख दूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पॉइंट को कुछ भी d लिख लो, ठीक है, a/2 a/2। अच्छा, सेंटर को हम लोगों ने o लिख दिया कुछ भी, कि सेंटर हमारे पास o है। तो अब गौर करना आप जरा, ट्राइंगल ओ बी डी पर, ट्राइंगल ओ बी डी पर अगर हम लोग गौर करें तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ओ बी डी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो बढ़िया, 90, मैंने इसको O कह दिया, इसे B बोल दिया और इसे D कह दिया। बात सही है? हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज और, ट्राइंगल BOC पे गौर करना। ट्राइंगल BOC एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जो भी ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। अब क्योंकि दोनों में ही एंगल 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लो मैंने उन्हें 30 अल्फा अल्फा कह दिया, तो तीसरा एंगल अपने आप 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा दोनों में ही बराबर रहेगा। चलो बढ़िया। अब इसी में एक सेक्शन में और ले रहा हूं, सरकम सेंटर वाले एंगल पर भी बात कर ही ले अगर हम लोग।
चलो देखते हैं। तो ये कोई भी पॉइंट जो कि सरकमफ्रेंस परिधि पर लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे हमने बता दिया ये हमारे पास सेंटर है कुछ ओ करके, डन। चलो बढ़िया। अब एक काम करते हैं, एओ को ज्वाइन करा लेते हैं। एओ को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया। अच्छा, अब इसको कुछ भी लिख लो, डी लिख लें आप, इसे सी लिख लें आप। ओडी और ओए रेडियस होने के बस बराबर, और ओसी भी, बिल्कुल बात सही है। अब देखना वहाँ पर बहुत ट्राइंगल दिख रहे होंगे, तो एओडी और एओसी, एओडी ट्राइंगल दिख रहा होगा और एओसी ट्राइंगल भी दिख रहा होगा। उस हिसाब से अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल, सामने के दो एंगल इक्वल। दूसरे वाले में एक अगर थीटा, दूसरा एंगल भी थीटा। अगर हमारे पास कभी कोई ट्राइंगल है और उसमें अगर दो साइड बराबर हैं तो उन्हीं के सामने के दोनों एंगल क्या होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, एक एंगल अगर 40 है तो दूसरा एंगल भी फिर 40 का ही होगा, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10 सेंटीमीटर की वजह से 40 है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट सेम होगा। गौर करना जरा, इस एंगल के बारे में आप क्या बताएंगे? तो सर ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। बढ़िया। इस एंगल के बारे में क्या बताएंगे? सर इसे बताएंगे 180 माइनस ऑफ 2 थीटा। मैंने बहुत बढ़िया। इस एंगल के बारे में क्या बताएंगे? तो तीनों का होता है 180। 180 में बाकी जब आप दोनों घटा दोगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। मतलब कि ये आपने बनाया था एक सर्कल, एक एंगल का जो वैल्यू दिया था वो दे रखा है अल्फा प्लस थीटा। आप खुद ही देख सकते हैं एंगल ए का कंप्लीट वैल्यू कितना है, एंगल ए का कंप्लीट अल्फा प्लस थीटा। तो सेंटर वाला जो एंगल आया है हमारे पास वो कितना निकल के आया है, वो आप देख पा रहे होगे, तो वो आया है 2 टाइम्स अल्फा प्लस थीटा। तो कुल मिला के बात ये हो गई, एंगल ऑन सरकम सेंटर, परिकेंद्र पर बना कोण, ठीक, त्रिभुज के केस में। इन केस ऑफ ट्राइंगल, डन, इन केस ऑफ ट्राइंगल। खैर हम क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं, बट हमें ट्राइंगल में ही पढ़ना है, तो इसलिए ट्राइंगल पर ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान देना जरा। तो जैसे हम लोगों ने बात करी कि एंगल ऑन सरकम सेंटर, दो शीर्षों का इस्तेमाल किया इसने, डी और सी का, ठीक है। तो ए का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो एंगल डी ओ सी की बात करें अगर हम, तो एंगल डी ओ सी कितना हो जाएगा सर, वो ए का डबल हो जाएगा। तो जो भी एंगल ऑन सरकम सेंटर होता है, जो भी हमारे पास एंगल ऑन सरकम सेंटर होता है वो कैसा होता है सर, वो होता है डबल ऑफ एंगल ऑन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब वही परिधि, ठीक है, कि परिधि पर बने कोण का दो गुना, डन, परिधि पर बने कोण का दो गुना। बस इसमें गलती मत कर जाना, ध्यान रखना यार, यहीं पर देखो जरा, ये जो भी हमने गौर किया है
मैं थोड़ा सा जिगजैग मोशन बना रहा हूँ। डीसी कॉर्ड को देखना, डीसी जीवा, ठीक है। तो ये जो भी डबल हाफ की कहानी है ना, दोनों एंगल एक ही तरफ है। जो भी जिसका दुगना है ना, जो जिसका दुगना है या जो जिसका आधा है, वो दोनों एक ही साइड हैं एंगल। वो दोनों के दोनों एंगल किधर है सर? वो दोनों जीवा के एक ही तरफ हैं। वो दोनों के दोनों जीवा के एक ही तरफ हैं। चलो एंगल की बात कंप्लीटली कर ही डालते हैं। अब जानते हैं, मैंने कहा ये है सेंटर, ठीक, ओ। बस ऐसे बताना चाह रहा हूं, जैसे कोई भी सर्कल है हमारे पास, ठीक, सेंटर है, तो ये तो एंगल आपने बता दिया। अगर एक कोई भी एंगल मैंने कहा कि ये मेरे पास थीटा लिखा है, तो इसे हम लोग क्या बता देंगे? 2 थीटा बता देंगे। अच्छा, कॉर्ड गौर करे रहना अपनी कि सेंटर वाला एंगल और सरकमफ्रेंस वाला एंगल, केंद्र वाला कोण और परिधि वाला कोण जीवा के एक ही तरफ हैं, तभी ये डबल हाफ का रिलेशन है। अब आप कहो कि सर ये तो सेंटर वाला हो गया, भाई कॉर्ड कौन सी है? सर ये है कॉर्ड, ये रही हमारे पास कॉर्ड, मैंने कुछ भी नाम दे दिया ए बी, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल मेरा 2 थीटा है, तो क्या मैं इस एंगल को आधा कर दूं? क्योंकि सेंटर वाला डबल होता है। अगर वो 2 थीटा है तो क्या मैं इसे थीटा दे दूं? कभी थीटा नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि जो कॉर्ड है ना सर, कॉर्ड के दोनों सेम साइड नहीं है ये। अगर दोनों सेम साइड होते, मतलब मैं बात ये कर रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये इस तरह से होता, ठीक है, चलो सेंटर ओ इधर लिख देते हैं, इस तरह से होता, ये एंगल 2 थीटा होता, ए बी जीवा से, ए बी जीवा से सेंटर पर 2 थीटा है, तो ए बी कॉर्ड से ही सरकमफ्रेंस परिधि पर कितना होगा सर? वो थीटा होगा। अब देखो ए बी कॉर्ड के दोनों एक ही तरफ की बातें हो गई, बट अगर मैं एंगल ए डी बी की बात करूं तो हम उधर आधा नहीं कह पाएंगे। हाँ, अगर आपको आधा कहना ही है तो किस एंगल का हाफ कह सकते हैं सर? फिर हम वो इस एंगल का हाफ ये बता सकते हैं कि वो इस एंगल का हाफ होगा। आगे बात समझ में? अच्छा, ये एंगल कितना होगा सर? ये एंगल होगा 360 माइनस ऑफ 2 थीटा का। अब भाई जो भी वो 2 थीटा है वो तो देख ही लिया कि वो तो इसका आधा हो, 2 थीटा का आधा जान सकता है, तो फिर दूसरे वाले का जाना चाहिए, क्योंकि है तो वो सरकमफ्रेंस परिधि पर ही, तो किसका आधा होगा? तो वो दूसरी तरफ जो रिफ्लेक्सिव एंगल जिसे हम लोग बोलते हैं। खैर, तो सर ये 2 थीटा माइनस किया 360 में से, तो सेंटर के दूसरी साइड का एंगल हो गया। हाँ, इसका हाफ आप जरूर दे सकते हो इसको, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसका आधा कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। जब आपने 180 माइनस थीटा दे दिया तो देखना आपने एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बना रखा है, एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। नाम उसका ए डी बी सी, और अगर उस ए डी बी सी पे हम लोग गौर करें तो एंगल सी प्लस एंगल डी, इससे जरा टोटल करना तो कितना हो रहा है? तो एंगल सी सर वो तो थीटा है, दूसरा सर वो है 180 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया है?
थीटा माइनस 180 माइनस थीटा, सर वो आ गया है 180। अच्छा, चारों का टोटल 180 360 होता है, चारों का टोटल 360 होता है। C प्लस डी अगर 180 हो गया है तो A प्लस बी, सर वो ऑटोमेटिकली दोनों का टोटल 180 ही होगा, क्योंकि चारों का टोटल 360 होता है। तो ऑपोजिट का सम है 180। एंगल C के सामने एंगल D है, उनका टोटल 180 है। एंगल A के सामने एंगल B है, उनका टोटल 180 है। तो जब आमने सामने के एंगल 180 होते हैं तो उस तरह के जो बना हुआ जो चतुर्भुज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। डन। तो चक्रीय चतुर्भुज का कभी अगर आए तो समझ जाना कि आमने सामने एंगल का सम 180 180 होता है। खैर चलो, एंगल से रिलेटेड हम लोगों ने बात कर ही डाली, वापस आते हैं। ऐसे मैंने आपसे बोला कि ये एंगल अल्फा है, ए पर बना हुआ एंगल अल्फा है। अगर एंगल ए कंप्लीट एंगल ए अल्फा है तो एंगल बी ओ सी कितना होगा? सर एंगल बी ओ सी हो जाएगा 2 अल्फा। और अगर बी ओ सी 2 अल्फा हो गया तो उस हिसाब से सर उसे आधा आधा देना पड़ेगा और अल्फा अल्फा देना पड़ जाएगा। जरा गौर करना, तो एंगल बी ओ डी हम लोगों ने कितना निकाल लिया है? सर अल्फा निकाल लिया है। बी ओ कितना है? सर वो सर्कम रेडियस के बराबर है। ओ डी कितना है? सर पता नहीं। बी डी कितना है? सर वो a बाई 2 है। अच्छा, अब जरा यहीं पर आप इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। दो राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, समकोण त्रिभुज, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पर अगर आ जाता है तो वहां पर ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, साइन अल्फा के बारे में हम लोग यहाँ से क्या बताएंगे सर? साइन अल्फा के बारे में बताएंगे a/2 टाइम्स आर। आर क्या है सर? सर्कम रेडियस है। तो r का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? r का वैल्यू आ जाएगा a/2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा। बस गौर करना इस रिजल्ट पर, जो r बराबर अभी निकाला है, कि जो भी साइड हमने इस्तेमाल की है, क्या उस साइड के सामने वाला एंगल ही इस्तेमाल हुआ है? जो भी भुजा हम लोग यूज कर रहे हैं उसी के सामने वाला ही कोण इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मैं इस एंगल को कंप्लीट कर देता बीटा और एंगल सी को कंप्लीट हम लोग बोल देते गामा, तो हम r बराबर ही क्या लिख पाते सर? हम तब r बराबर ही लिख पाते जैसे a/2 साइन अल्फा, क्योंकि a के सामने अल्फा है या अल्फा के सामने a है। उसी तरह से हम r बराबर क्या लिख पाते सर? अब b के सामने एंगल कौन सा है सर? बीटा है, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ बीटा। और c का इस्तेमाल करते तो क्या बोलते हैं सर? c/2 टाइम्स साइन ऑफ गामा। ठीक, a/2 साइन अल्फा, b/2 साइन बीटा, c/2 साइन गामा। कभी बचपन में पढ़ा हो, बचपन में तो नहीं, कभी ना तो कभी पढ़ा होगा, इतने पे गौर करना। तो क्या मैं उस चीज को ये लिख सकता हूँ? a/ साइन अल्फा बराबर b/ साइन बीटा बराबर c/ साइन गामा। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग साइन रूल कहते हैं। तुम जो भी चाहो वो रूल कहो, लेकिन ध्यान रखना ये सब बातें हम लोगों ने एक ही ट्राइंगल में इस्तेमाल करी हैं।
ये सब बातें जो साइन रूल वाली बात कर रहे हो, ये एक ही ट्राइंगल में तीनों साइड्स का इस्तेमाल करते हुए काम हुआ। आप तीनों रेशियो लिखो चाहे दो रेशियो लिखो, मतलब आप ए बी सी तीनों का इस्तेमाल करो या ए बी सी में किन्हीं भी दो का इस्तेमाल करके रेशियो लिख सकते हो, ठीक है। बट एक ही ट्राइंगल में रहना, ये नहीं कि कभी किसी ट्राइंगल में हो तो फिर उसके बाद बराबर करके किसी दूसरे ट्राइंगल की बात लिख दो, वो गलत हो जाएगा। डन है, इतनी बात समझ में आती होगी। अच्छा, क्योंकि हम लोग पहले से भी जान चुके हैं, अब इसी ट्राइंगल को ध्यान देना। मैं आपसे बात कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की, कि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बता दें। तो एबीसी में किसी भी एक एंगल का इस्तेमाल कर लो भाई, वहां तीन तीन एंगल है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। किसी भी एक एंगल का इस्तेमाल करो, किसी भी एक एंगल। सर अल्फा का इस्तेमाल कर ले, मैंने कर लो। तो आपने अल्फा का इस्तेमाल किया, तो अल्फा के इस्तेमाल के लिए कौन कौन सी साइड इस्तेमाल हो जाएंगी? बी और सी। तो हम लोग क्या लिखें? हाफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ अल्फा। अच्छा, ये हम लोगों ने पहले अभी करके आए थे कि आर बराबर कितना निकाल लिया था? सर आर बराबर निकाला था a/2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा। यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर यहाँ से साइन अल्फा हो जाएगा a/2r। यहाँ साइन अल्फा कितना सर? a/2r। अच्छा, एरिया को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा के नाम से ही। हाफ बी सी साइन अल्फा की जगह क्या आ गया सर? a/2r आ गया। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, मैं r को एक तरफ ले जा रहा हूँ, बाकी सब एक तरफ ही रहेगा। a इंटू बी इंटू सी अपॉन में क्या है सर? 4 भी है, और क्या नीचे आ जाएगा? डेल्टा। डेल्टा हमारा है क्या सर? वो एरिया है ट्राइंगल का। आगे बात समझ में, कि सरकम रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल, सरकम रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल, सरकम रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या, किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या, वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात हम लोग वही कर रहे हैं कि सरकम सेंटर क्या होता है जान गए, कैसे मिलता है जान गए, एंगल पर क्या बात होती है पहचान गए, इसके रेडियस पर कैसे क्या बात होती है पता लग गया, साइन रूल जान गए। अब अगर साइन रूल जान लिया है तो लगे हाथ यार कोसाइन रूल भी जान ही लेते हैं, ठीक है, कि कोसाइन रूल क्या होता है। पहले हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने जाना सर साइन रूल क्या होता है। तो साइन रूल, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, ए बी सी साइड्स दी गई हैं, मैंने कह दिया ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल मैंने लिख दिया थीटा है, ठीक। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि जो भी साइड इस्तेमाल करो उसी के सामने का एंगल। इस पर जो क्वेश्चंस होंगे वो कल हम लोग इस पर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस पर, वो कर डालेंगे। कब इस्तेमाल करना होता है वो चीज़ मेन होता है, और वो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएगा। अच्छा, अब बात करें अगर कोसाइन रूल की, तो वो क्या होता है उस पर और बात करना, ध्यान देते हैं। जैसे कोई भी ट्राइंगल बनाया हम लोगों ने, और एक हाइट भी बना ली, ठीक है।
मैंने कहा कि ट्राइंगल का नाम दे देते हैं कुछ भी ए बी सी, ये पॉइंट कुछ भी डी लिख दिया। मैंने कहा एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है। मैंने बी डी वाला हिस्सा कुछ भी एक्स ले लिया, ये ए डी हाइट बनाई है, परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है, हाइट बनाई है। तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा सी माइनस एक्स। मैं से हम लोग कुछ भी एच लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं एंगल अल्फा, इसे लिख लेते हैं बीटा और इसे लिख लेते हैं कुछ भी थीटा। फिलहाल हमारे पास दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक पर बात करी जाए तो एच स्क्वायर कितना मिलेगा सर, वो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरे में एच स्क्वायर की ही बात करें, सॉरी एक मिनट, एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज कर्ण है। दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, एच स्क्वायर कितना होगा सर, एच स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर गौर करें तो देखना, ध्यान देना, होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब ये माइनस लगा, ये माइनस आगे आने वाले सभी प्लस लोगों को माइनस कर देगा और माइनस लोगों को प्लस कर देगा। अच्छा, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर तो माइनस का हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, माइनस का 2cx प्लस का हो गया। डन। माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। डन। हमारे पास जो आया है वो आया है 2cx बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और गौर करना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम कॉस ऑफ अल्फा की बात करें तो क्या मिलेगा सर, वो मिलेगा x अपॉन a। तो मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, x का वैल्यू हो जाएगा a cos अल्फा। और जब आप पटकोगे आकर के, पुट करोगे, तो हमारे पास x की जगह आ गया a cos अल्फा। 2c पहले से ही था, 2c पहले से ही था, तो एक साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अपॉन में कितना आ गया 2ac, क्योंकि 2c पहले से था, a और आया तो 2ac अपॉन में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास cos अल्फा कितना आ गया, किसी भी ट्राइंगल में हम लोगों ने अल्फा का इस्तेमाल किया तो जो भी सामने वाली साइड है वो कहाँ चली गई सर, वो तो गई माइनस में। बाकी दोनों क्या हो रही हैं सर, बाकी दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा गया है। जिस एंगल के सामने वाली, जिस एंगल का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जैसे cos अल्फा यूज करने जा रहे हो तो cos अल्फा क्या लिखेंगे सर, अल्फा सामने b है माइनस बी स्क्वायर, बाकी दोनों के स्क्वायर का टोटल, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में जिनको जोड़ा है ना, उन्हीं साइड्स का इस्तेमाल करना है मल्टीप्लाई में इंटू 2 के साथ, अपॉन में 2ac। ऐसा अगर मैं आपसे कल को पूछ लेता यहीं पर कि मुझे कॉस बीटा चाहिए, कॉस ऑफ बीटा जानना है, तो अब कॉस ऑफ बीटा के बारे में क्या बताते हैं सर, बीटा के सामने a है। अच्छा, बीटा के सामने a है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा सर, अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स BC। ओके, क्लियर है। तो ये होता है कॉस रूल, और इसके पहले आपने साइन रूल भी जान लिया, सरकम सेंटर क्या होता है, वो सारी बातें आज की क्लियर है। डन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।